एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये डेफिनेशन मैं बाद में अभी बताता हूँ, पहले इसको डिराइव कर लेते हैं। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये m मास का ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं। एक तो इस पे mg लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, और यहाँ सरफेस से n लग रहा है। n में भी यहाँ बना टेल मिला, यहाँ mg के टेल से ही बना देता हूँ n का टेल। आमतौर पे मैं यहाँ से बनाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, सरफेस से इस ब्लॉक पे n लग रहा है। अब हम इस पे इस बॉडी को पुल कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं। F अप्लाइड फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद इतना फोर्स लगा दिया कि बस बॉडी चलने वाला है, मूव करने वाला है। तो अगर बॉडी मूव करने वाला है तो इस ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ ऐसे अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो इसको मैं यहाँ ना बना के यहाँ बना रहा हूँ। तो सारे फोर्सेस का टेल एक ही जगह पे रख रहा हूँ। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन OB, और OA हो गया नॉर्मल रिएक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं, पहले हम इसका नॉर्मल रिएक्शन, और मतलब हमने अप्लाइड फोर्स इतना लगा दिया कि बस बॉडी चलने ही वाला है, तो इसलिए बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का रिजल्टेंट निकालेंगे हम। तो रिजल्टेंट तो आता ही है, वी कंप्लीट द रेक्टेंगल। इसका जो डायगोनल है इस रेक्टेंगल का, ये हो गया रिजल्टेंट। इसको हमने R लेट कर लिया, OC। मतलब हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं, OA तो नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, OB लिमिटिंग फ्रिक्शन है, OC जो है वो रिजल्टेंट है। मतलब OC जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का ये जो रिजल्टेंट आया, ये रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा। तो अब डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस, ये दो सरफेस हैं, ये तो ये नीचे ये सरफेस है और ये बॉडी है, इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन n मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इन राइट ट्राइंगल OAC tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन OA। AC को हम OB लिख सकते हैं, OB अपॉन OA। tan थीटा इक्वल टू FL बाय N। OB हो गया FL, OB का FL लिमिटिंग फ्रिक्शन, और OA हो गया N नॉर्मल रिएक्शन। और हम पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू μs इंटू N होता है। तो N को इधर नीचे ले जाएंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया, μs इक्वल टू tan थीटा। तो हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग के बदले स्टैटिक बोल दो, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
इसका डेफिनेशन बाद में पढ़ते हैं। ये ब्लॉक है मास का और रफ इंक्लाइंड सरफेस पे ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फ़ा है इस प्लेन का। तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो mg लग रहा है। mg को मैं रिजॉल्व करके लिख रहा हूँ। मैं mg को रिजॉल्व करके लिखा, ये लग रहा है mg साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन mg कॉस अल्फ़ा नॉर्मल रिएक्शन n, और अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। ये 4 फोर्स लग रहे हैं। इंक्लाइन प्लेन पे तो हमेशा हम ऐसे ही करते हैं कि ये x डायरेक्शन हो गया और ये y डायरेक्शन हो गया। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन x डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन x डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन y डायरेक्शन। अभी क्या है कि mg साइन अल्फ़ा और लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन बिल्कुल एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। mg कॉस अल्फ़ा भी n को बैलेंस कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका स्लोप हम इंक्रीज़ करेंगे, ये एंगल बढ़ाएंगे। एक पर्टिकुलर एंगल पे ये बॉडी बस मूव करने ही वाला है। तो उस टाइम इस बॉडी पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी अल्फ़ा एंगल पे बॉडी ऐसे रुका हुआ है, जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएंगे, इसका इंक्लाइन एंगल बढ़ाएंगे तो ये बॉडी जो है इसकी टेंडेंसी मोशन में आने की बढ़ जाएगी। और एक ऐसा एंगल होगा, पर्टिकुलर एंगल, सपोज वो एंगल फाई है, किसी एंगल फाई पे ये बॉडी बस मोशन में आने वाला है और तब जो फ्रिक्शन लग रहा होगा बॉडी पे वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फाई एंगल पे ये बॉडी बस मोशन में आने वाला है, तो इस फाई एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज डिफाइंड एज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल। ये जो इंक्लाइन प्लेन है हॉरिजॉन्टल के साथ में उतना एंगल बना रहा है कि सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन द प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन द इंक्लाइन। मतलब फाई एंगल जब बनाएगा ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये बॉडी बस जस्ट मूव करने की कंडीशन में आ जाएगा। तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। बस अब बॉडी चलने वाला है। एंगल ऑफ रिपोज जब हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर जब हो जाएगा तो बस बॉडी चलने वाला है। तो यहाँ पर अभी चला नहीं है बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन 0, इसको पॉजिटिव x को पॉजिटिव y मान लिया, mg साइन फाई माइनस FL इक्वल टू 0, mg साइन फाई इक्वल टू FL, summation of force in y direction 0 plus n minus mg cos phi equal to 0. So mg cos phi equal to n. Equation 1 divided by equation 2 implies tan phi equal to FL by n. और एफ एल बाई एन क्या होता है? म्यू एस इक्वल टू टेन फाई। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज। और म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा भी होता है, म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा भी होता है। इससे पहले मैं बोल चुका हूँ म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और अभी हमें मिला म्यू एस इक्वल टू टेन फाई वेयर फाई इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो हम फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, मतलब थीटा इक्वल टू फाई। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर प्रूव करने के लिए है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो हमें ये तो डेरिवेशन करके दिखाना ही पड़ेगा पूरा, और इसके साथ साथ हमें ये भी करके दिखाना पड़ेगा, दोनों। फाइनली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। मतलब फ्रिक्शन की नेसेसिटी भी है और फ्रिक्शन से अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एनर्जी भी होता है। फ्रिक्शन के बिना काम चल भी नहीं सकता और फ्रिक्शन से नुकसान भी होता है। तो फ्रिक्शन इज नेसेसिटी, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जितने भी याद हो सकते हैं, एक बार इसको पढ़ लो। और फ्रिक्शन इज एन एविल, इसको ही पढ़ लो।
तो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके सारे पॉइंट जितने हो सकते हैं, जैसे 10 पॉइंट है, 5-6 पॉइंट लिख देना एग्ज़ाम में, ये 3-4 पॉइंट लिख देना, ये बहुत ज़रूरी है।